तो हेलो दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि हाल ही में इलेक्शन कमीशन ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए घोषणा जारी कर दी है, अधिसूचना को जारी किया है। जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, इनका जो कार्यकाल है वो 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है और उसके बाद में उससे पहले हमें नए राष्ट्रपति का चुनाव भी करना है। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि आखिर ये राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो कैसे होता है, पूरी प्रक्रिया क्या होती है, उम्मीदवारी से लेकर के नियुक्ति तक इसमें कितने स्टेप्स होते हैं, किस तरह से वहां पर गुजरना पड़ता है। क्योंकि नए राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा वो 18 जुलाई को जो नए राष्ट्रपति हैं उसका चुनाव किया जाएगा और 21 जुलाई को वोटिंग 21 जुलाई को जो काउंटिंग है वो काउंटिंग होगी और 25 जुलाई से नए राष्ट्रपति 25 जुलाई को हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति शपथ लेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम सारा कुछ समझेंगे, पूरा कवर करेंगे कि आखिर ये इलेक्शंस कैसे होता है, इनकी प्रक्रिया क्या है, नामांकन से लेकर के नियुक्ति तक की पूरा सफर जो होगा उसे हम आज क्लियर करने वाले हैं। तो वीडियो पर लगे रहें, शेयर कर दें। तो देखिए, भारतीय राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो एक अनुपातिक प्रणाली के आधार पर होता है, जिसमें जो एमपी हैं, एमएलए हैं, वो सभी इसमें इलेक्शंस में वोटिंग करते हैं और उनकी जो वोट होती है उनके वोट का कुछ मूल्य भी निर्धारित किया गया है और उस निर्धारित जो मूल्य है उसी के आधार पर जनता के द्वारा ही चुना जाना एक समझा जाता कि जनता के द्वारा ही चुना गया। जो एमपी या एमएलए होते हैं अपने अपने क्षेत्र से चुन करके जाते हैं, उनके वहां की आबाद उस जगह की, उस देश राज्य की या अपने देश की जो जनसंख्या है वहां जिसका वो प्रतिनिधित्व करते हैं, जिस क्षेत्र का, तो उस क्षेत्र से लेकर के कुछ डाटा होता है और उस डाटे को एक फॉर्मूलाज होता है। उस फॉर्मूले के आधार पर एक एक एमपी और एक एक एमएलए की वोट का वैल्यू को बताया जाता है और उसका मूल्य बनता है और इसी के आधार पर यह प्रक्रिया होती है। तो हम पहले चलेंगे राष्ट्रपति चुनाव कैसे कैसे होता है, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो भारत के राष्ट्रपति का जो चुनाव है, देखिए भारत के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं इनका जो कार्यकाल है जुलाई 2022 में समाप्त होने वाला है। 24 जुलाई 2022 को इनका जो कार्यकाल है वो समाप्त हो जाएगा और इसी के साथ अब हमें क्या करना है, जो उत्तराधिकारी हैं उनका चुनाव करना है और देश को 16वें राष्ट्रपति के जो चुनाव हैं वो आयोजित किए जाएंगे और प्रत्येक वर्ष 25 जुलाई को देश को नया राष्ट्रपति मिलता है। अब देखिए, जो 25 जुलाई को ही एक नया राष्ट्रपति मिलता है तो इसके पीछे क्या लॉजिक है। पिछले कई जो इलेक्शंस हुए हैं उसमें हम देखते आ रहे हैं कि 25 जुलाई को ही जो नए राष्ट्रपति होते हैं वो नए राष्ट्रपति शपथ लेते हैं, देश को नए राष्ट्रपति मिलते हैं। तो ये 25 जुलाई के पीछे क्या लॉजिक है, आइए ये भी हम ये भी जानते हैं हम। देखिए, ये सिलसिला 1977 से चला आ रहा है। उस वक्त जो राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद, इनका जो कार्यकाल के दौरान ही फरवरी 1977 में इनका निधन हो गया, कार्यकाल के दौरान ही।
और इसके बाद में उपराष्ट्रपति बीडी जत्ती जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने और नए राष्ट्रपति के जो चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने के बाद नीलम संजीव रेड्डी 25 जुलाई 1977 को राष्ट्रपति बनते हैं। तो 25 जुलाई 1977 को नीलम संजीव रेड्डी देश के राष्ट्रपति बनते हैं और उसी वर्ष से प्रत्येक 5 वर्ष का अंतराल अगर हम लगाएं तो वही 24 जुलाई को जो राष्ट्रपति हैं उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है और 25 जुलाई को हमें नया राष्ट्रपति मिल जाता है। तो ये एक लॉजिक है इसके ऊपर। चुनाव कैसे होता है, जानते हैं चुनाव कैसे होता है। चुनाव को कंडक्ट कराने वाली जो संस्था है इलेक्शंस कमीशन ऑफ इंडिया है। भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा ही इन चुनावों का आयोजन किया जाता है। जैसा कि हम अपने एमपी और एमएलए के इलेक्शंस में वोटिंग करते हैं और वो भी ईसीआई के द्वारा ही कंडक्ट किए जाते हैं, और ठीक इसी तरह से भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा ही राष्ट्रपति का जो चुनाव है उसको भी कंडक्ट कराया जाता है। इसका एक निर्वाचक मंडल होता है। निर्वाचक मंडल में जो राज्यसभा और लोकसभा होती है, जानते हैं आप, राज्यसभा जो उच्च सदन है और जो निम्न सदन है लोकसभा, इनके जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, निर्वाचित सदस्य का मतलब जो जनता के द्वारा चुने जाते हैं, जो मनोनीत नहीं होते वो इसमें अपना वोटिंग नहीं करते, केवल जो जनता के द्वारा चुने जाते हैं निर्वाचित सदस्य जो होंगे वो ही इसमें अपना वोट का इस्तेमाल करेंगे। राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों से बना होता है। अब केंद्र शासित प्रदेश में कौन कौन से, एक तो दिल्ली और एक पुदुचेरी, इनको भी इसमें शामिल कर लिया गया। 1992 में 17वां जो संविधान संशोधन होता है इसके द्वारा दिल्ली और पांडिचेरी के जो विधानसभाएं हैं इनके जो एमएलएज हैं उनको भी इसमें शामिल कर लिया गया। तो ये फैक्चुअल है, पूछा जाता है इस तरह से फैक्चुअल कथन के रूप में। राष्ट्रपति के निर्वाचन में मनोनीत सदस्य और जो विधान परिषद के सदस्य होते हैं वो इसमें वोटिंग नहीं करते। निर्वाचन में केवल जो निर्वाचित सदस्य होंगे वही अपना वोट का इस्तेमाल करेंगे, बाकी इसमें कोई वोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जानते हैं संबंधित अनुच्छेद जो आर्टिकल्स हैं हमारे राष्ट्रपति महोदय के लिए वो कौन से हैं। तो देखिए 52 अनुच्छेद 52 से लेकर के 62 तक भारत के राष्ट्रपति के लिए जो अनुच्छेद हैं वो बनाए गए हैं। जैसे अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति के बारे में कि देश का एक राष्ट्रपति होगा, यह अनुच्छेद 52 में कहा गया है। 53 में अनुच्छेद 53 है संघ की कार्यपालिका शक्ति, इनकी जो संघ की कार्यपालिका शक्ति है वो इनकी कार्यपालिका का प्रधान होगा, ये अनुच्छेद 53 में दिया गया है। अनुच्छेद आपने पढ़े होंगे, अनुच्छेद आप सभी जानते होंगे। आर्टिकल 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन, जो राष्ट्रपति होता है उसका निर्वाचन कैसे होगा, तो ये इसमें बताया गया और इसी के आधार पर चुनाव होगा। निर्वाचन की रीति क्या होगी, निर्वाचन का जो रीति है वो क्या होगी, ये 55 आर्टिकल्स में है। राष्ट्रपति के पदावधि उसकी पदावधि क्या होगी, तो कार्यकाल होगा। वो कार्यकाल के बारे में कि 5 साल का कार्यकाल होगा 56 में बताया गया है। और 57 में पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, अगर पुनर्निर्वाचन होता है तो उसके लिए भी क्या पात्रताएं होती हैं ये इसमें बताया है। 58 की बात करें तो राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए क्या अर्हताएं हैं, क्या योग्यताएं हैं, ये 58 में है। ठीक, आप यहां जहां तक 59 राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें, क्या क्या शर्तें होती हैं। 60 में कहा गया है कि राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का जो प्रतिरूप है, जो प्रारूप है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अपना शपथ लेंगे, तो अनुच्छेद 60। 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, और 62 में
राष्ट्रपति के पद में राष्ट्रपति के पद के रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का जो समय है और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि क्या होनी चाहिए, यह अनुच्छेद 62 में बताया गया है। अगर हम बात करें इसकी एक छोटी एक ट्रिक्स, तो यहां देखिए मैं एक छोटी ट्रिक लिख सकता हूं याद करने के लिए। पकानी एक सेकेंड, पकानी रीका दुओ शशम, ये आप एक ट्रिक्स है। इस ट्रिक्स के आप इसके सारे अनुच्छेदों को ध्यान में कर सकते हैं। जैसे पै से पद का प्रतिरूप बताया गया है 52 में। का से कार्यकाल तो 53 आती है। नी से निर्वाचन 54 आएगा। रीति क्या है 55। का से कार्यकाल तो 56। दू से पुनर्निर्वाचन मतलब दोबारा निर्वाचन जो होगा उसके लिए 57। और यो से योग्यता 58। अब करते हैं शशम में, तो श से उसकी जो शर्तें हैं योग्यताएं हैं वो क्या होगी, पहले शर्तें लिखेंगे हम 59 में। और 59 इसमें हम श से इसमें हम देंगे शपथ 60 में। और मैं से महाभियोग 61 में। तो ये एक ट्रिक्स है। इस ट्रिक्स के द्वारा आप 52 से लेकर के 60 तक 61 तक की जो अनुच्छेद है उन्हें आसानी से याद कर सकते हैं। एक से दो बार रिवाइज करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगी ये। ठीक, चलिए संबंधित अनुच्छेद हो गए। अब उसकी योग्यताएं क्या होनी चाहिए। सबसे पहले योग्यता भारत का नागरिक होना चाहिए। 35 वर्ष की उम्र को पूरी कर चुका हो ऐसा व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अपना निर्वाचन नामांकन कर सकता है। वह किसी लाभ के पद पर कार्यरत ना हो, किसी भी लाभ के पद पर ना हो, और उसमें लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। लोकसभा का ये सदस्य बनने की जो योग्यताएं होनी चाहिए वो सब उसके अंदर होनी चाहिए। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन कर सकता, आप भी कर सकते हैं। अगर आप ये सभी शर्तों को पूरा कर सकते हैं तो आप भी राष्ट्रपति के जाकर के नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट अब देखते हैं हम चुनाव की प्रक्रिया। चुनाव की जो प्रक्रिया होती है आखिरकार कैसे होता है चुनाव। देखिए, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए हमें 50 प्रस्तावक की आवश्यकता पड़ती है और 50 अनुमोदक की आवश्यकता होती है। तो ये हमें जरूरी चाहिए। 50 प्रस्तावक चाहिए और 50 अनुमोदक चाहिए। और इसी के अगर ऐसा नहीं है तो हम हमारा जो नॉमिनेशन है वो कैंसिल कर दिया जाता है। 15,000 रुपए आपको जमा करने पड़ेंगे एज ए जमानत के रूप में। जमानत राशि के रूप में आपको 15,000 रुपए जमा करने पड़ेंगे। अगर आप वैलिड वोट्स लेकर के आते हैं तो ठीक है, आपको वापस मिल जाएंगे, वरना आपकी जमानत भी जब्त हो जाएगी। तो ऐसा प्रावधान है। कुल वैध मतों का छठा हिस्सा यानी कि 1/6 प्राप्त करना आपको आवश्यक है। और जो निर्वाचन है वो उसकी जो प्रक्रिया 2 सप्ताह या 15 दिन के अंदर समाप्त हो जानी चाहिए। ऐसी एक प्रक्रिया है, उसके अंदर खत्म हो जाती है। शपथ कौन दिलाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वो राष्ट्रपति महोदय को शपथ दिलाएंगे। अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है, वो उनकी अनुपस्थिति है, वो एब्सेंट हैं, तो उनके द्वारा जो वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे उनके द्वारा ही शपथ दिलाई जाएगी महामहिम राष्ट्रपति को। तो ये छोटी सी प्रक्रिया हमने वैसे समझी जो मोटे मोटे तौर पर, लेकिन आगे क्या प्रक्रिया चलेगी वो भी हम अगले स्लाइड में देखेंगे। वीडियो को पूरा देखें, आपको बहुत ही अच्छे से तरीके से समझ में आ जाएगा। वोट का मूल्य क्या होगा ये भी हम जानकारी अभी लेंगे आगे।
चलिए, कुल कितने वोटर्स होंगे, वोटर्स की बात कर लें तो कुल कितने होंगे। सबसे पहले बात कर लें राज्यसभा की, तो राज्यसभा में कितने वोटर्स होंगे जो वोट डालने वाले हैं, कितने वोट डालेंगे राज्यसभा से। तो 233 जो एमपी हैं, सांसद हैं राज्यसभा के, वो अपना वोट डालेंगे। वहीं लोकसभा की बात करें तो लोकसभा के 543 जो वोटर्स हैं वो अपने मतदान करेंगे। राज्यसभा में 233 करेंगे, क्योंकि इसमें जो 12 जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो इसमें अपना वोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। राज्यों की विधानसभाएं, जो राज्य की जो विधानसभाएं हैं, यहां से सबसे अधिक एमएलए आएंगे। तो 4120 एमएलए हैं जो राज्यों की विधानसभा से होंगे और ये अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे राष्ट्रपति के चुनाव में। राज्यसभा के 233 करेंगे और 543 करेंगे लोकसभा से। टोटल बात करें अगर कुल वोटर्स होंगे तो कुल वोटर्स होंगे 4896 जो हैं ये वोटर्स हैं, ये राष्ट्रपति के भविष्य बताएंगे कि राष्ट्रपति कौन बनेगा, ये निर्धारित करेंगे, ये तय करेंगे। चलिए आगे, कौन डालता है वोट और वोट का मूल्य है। वोट कौन डालेगा, जैसे आप सभी जान गए होंगे, अभी तक हमने जितना बताया, लोकसभा राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो वोट डालेंगे, विधानसभा के जो विधायक होते हैं वो वोट डालेंगे, विधान परिषद के नहीं डालते, और ना ही इसमें जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो अपना वोट का इस्तेमाल नहीं करते, और इनके वोट का जो मूल्य होता है अलग अलग होता है। जो लोकसभा के सांसद है उसके वोट का मूल्य अलग है, जो राज्य के विधायक हैं उनके वोट का मूल्य अलग अलग है, और राज्य के आबादी के आधार पर भी इनसे उस पर भी निर्भर करती है कि ये कितनी होगी। तो लोकसभा राज्यसभा के सभी सांसद और सभी राज्य के विधायक वोट डालते हैं, और इन सभी के वोट की अहमियत यानी कि वे वैल्यू होती है, जो मूल्य होता है वो अलग अलग होता है। यहां तक कि अलग अलग राज्य के विधायक के वोट की वैल्यू भी अलग होती है, और एक सांसद के वोट की वैल्यू कितनी होती है, 708 है। वहीं विधायक के वोट की जो वैल्यू है वो राज्य की आबादी और सीटों की संख्या पर उसको निर्भर करती है। जो सीटों की संख्या है, कितनी सीटें हैं उस राज्य में विधानसभा की, उस राज्य की कितनी आबादी है, और राज्य की जो आबादी है उसे भी एक आधार वर्ष माना गया है। 1971 की जो जनगणना है उसको एक आधार वर्ष माना गया है। उसी के आधार पर ही इन वोटों का जो मूल्य है वो हमें निर्धारित करना पड़ता है। राज्यसभा के 245 में से 233 सांसद राष्ट्रपति चुनाव में वोट डालते हैं। क्यों डालेंगे, 245 है यहां पर, लेकिन यहां पर कितने 233 डाल रहे, क्यों? क्योंकि इसमें जो 12 सदस्य हैं प्लस 12, इधर अगर हम देखें तो जो 12 सदस्य हैं ये क्या होते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं, अलग अलग क्षेत्रों से जो आते हैं। तो ये 12 सदस्य मनोनीत होते हैं जो अपना वोट नहीं डालेंगे। लोकसभा की बात करें तो 543 हम पहले देख चुके हैं स्लाइड में, 543 सांसद वोट डालेंगे। राज्यसभा और लोकसभा के जो एक वोट की कीमत है वो 700 होती है। दोनों सदनों में सदस्यों की संख्या है 776 है। अगर हम दोनों को ऐड कर लें तो 776 है, और इसी लिहाज से सांसदों के सभी वोटों की जो वैल्यू है 5,43,200 होती है। अब अगर विधानसभा सदस्यों और सांसदों के वोट की वैल्यू को अगर हम देखें तो कितनी बनती है, 10,86,431 हो जाती है। मतलब राष्ट्रपति चुनाव में इतने वैल्यू वोट पड़ेंगे, कितने, 10,86,441। ये टोटल वोट हैं जो टोटल वोट पड़ेंगे राष्ट्रपति के चुनाव में। वोट का मूल्य निर्धारित करते हैं, कैसे करेंगे? देखिए, इस चुनाव में एक वोट की कीमत राज्य की जनसंख्या, वहां की कुल विधानसभा की सीटों के हिसाब से तय होती है, और ऐसा इसलिए हो किया जाता है ताकि हर एक वोट को यह माना जाए कि जनता के द्वारा डाला गया है। इसीलिए हर एक वहां की जो जनसंख्या है, वहां की जो आबादी है, वो
वहां की विधानसभा की जो सीटें हैं वो उसी के आधार पर इसको तय किया जाता है, ताकि ये समझा जाए कि भाई सारी की जो वोटें हैं, जो वोट डाल रही है वो कौन डाल रही है, जनता डाल रही है, वो नहीं डाल रही, जनता डाल रही है। क्योंकि जो विधानसभा के सीट जो मेंबर्स होंगे या फिर लोकसभा के जो मेंबर्स होंगे, उन्हें जनता के द्वारा ही उन्हें निर्वाचित किया जाता है। जनता के द्वारा उन्हें जनता के द्वारा ही इन्हें भेजा जाता है। तो जनता के द्वारा भेजने पर ही और फिर यही जो सदस्य हैं वही राष्ट्रपति को चुनते हैं। तो यही माना जाता है सही माने में कि जनता के द्वारा इनको भेजा गया है। वोटों की ये वैल्यू मौजूदा और आखिरी जनगणना की जो जनसंख्या उसके आधार पर तय नहीं होती। तो किस पर होती है, 1971 यानी कि 1971 की जो जनगणना हुई थी उसी के आधार पर इसको तय किया जाता है। वोट का मूल्य इसके लिए 1971 की जनसंख्या को आधार बनाया गया है। राष्ट्रपति चुनाव में जनगणना का आधार 2026 के बाद होने वाली जनगणना के बाद बदलेगा। यानी कि 2031 की जनगणना के जब आंकड़े प्रकाशित हो जाएंगे उसके बाद में 1971 की जगह पर 2031 की जनगणना के आधार पर सांसदों और विधायकों की वोट की वैल्यू तय हो गई। चलिए बात कर लें हम विधायक और सांसद के वोट के मूल्य की। तो दोनों के मूल्य तय करने का तरीका जो होता है वो अलग अलग होता है। ये नहीं है कि भाई विधायक का भी वही है और सांसद का भी वही है, लेकिन नहीं, अलग अलग होता है। विधायक के वोट का मूल्य एक साधारण से सूत्र से तय कर लिया जाता है। कौन सा सूत्र है? सबसे पहले हम क्या करते हैं, 1971 में उस राज्य की जो जनसंख्या है उसको लेते हैं। इसके बाद उस राज्य के विधायकों की संख्या, जो विधायक हैं, विधायकों की जो संख्या है, जो सीटें हैं, उसको 100 से गुणा करते हैं और गुणा करने पर जो संख्या मिलती है उसे कुल जनसंख्या को भाग दे देते हैं और इसका जो नतीजा आता है वही राज्य के एक विधायक की वोट का मूल्य होता है। अब हम इसे एक एग्जाम्पल के आधार पर समझेंगे और एग्जाम्पल लेते हैं हम उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 1971 में यानी कि 1971 में वो थी 8,38,49,905 थी। राज्य में कुल विधानसभा की जो सीटें हैं वो 403 है और कुल सीटों को 1000 से गुणा करने पर हमें कितना मिलता है, 4,03,000। तो 4,03,000 और ये हमारी जनसंख्या जो 1971 की है, इसको हम भाग दे देते हैं। इस तरह से हम ये कर सकते हैं, इसको इससे भाग दे देते हैं। भाग देने पर हमें मिलता है 208.06। आप कर सकते हैं 208.06। लेकिन ये दशमलव इसमें कोई मायने नहीं रखता। हमें एक पूर्णांक लेना पड़ता है और उस वही पूर्णांक देखें तो हमें 208 आता है। 208 हमें संख्या मिलती है और यही 208 जो है एक विधायक की वोट का मूल्य है उत्तर प्रदेश में। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में एक जो एमएलए है, उस एमएलए की जो वोट है, वोट का जो रेट है वो 208 होगा। मतलब 201 वोट का, एक विधायक की वोट का मूल्य है। सांसद के बारे में बोलते हैं। सांसदों की जो वोट का मूल्य है, हमने लोकसभा का देखा, तो विधानसभा में जो विधायक होते हैं, विधायकों की वोट का मूल्य करा। अब हमें सांसद की वोट का मूल्य को देखना है। तो सांसद की वोट की कीमत निकालने के लिए सभी विधायकों की वोट की कीमत को जोड़ लिया जाता है। जितनी भी वोटिंग है सभी जोड़ लेते हैं। जोड़ने पर जो संख्या आती है उसे राज्यसभा और लोकसभा की कुल सांसदों की संख्या से भाग दे देते हैं और वही एक सांसद के वोट की कीमत है। जैसे उत्तर प्रदेश में कुल 403 विधायक हैं, 403 सीटें हैं। विधायकों की वोट की कुल कीमत कितनी है, 208 है और 403 है। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुणा कर देते हैं।
गुणा करने पर हमें मिलता है 83,824। प्रक्रिया कैसे चुने जाते हैं ये हम देख चुके हैं, स्लाइड में ये आ गया ये, लेकिन हमें बोले देखिए 776 सांसद और 4120 विधायक राष्ट्रपति चुनाव में वोट डालेंगे। सांसद और हर राज्य के विधायक की वोट की जो वैल्यू है वो अलग होगी। 208 है, सबसे ज्यादा वैल्यू है उत्तर प्रदेश में एक विधायक की वोट का, सबसे ज्यादा है 208 है। लेकिन सिक्किम में सबसे कम कहां पर है? सिक्किम में है, सबसे कम है, वहां पर एक विधायक की जो वोट है का जो मूल्य है वो है 7। सांसद की जो सांसद है एमपी है, एमपी की जो वोट का मूल्य वो कितना है? 708 होगा। वो 12 मनोनीत जो सदस्य होंगे वो इसमें अपने वोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये हम पहले देख चुके हैं। वोट डालने की प्रक्रिया, क्या प्रक्रिया होती है? जैसे ही जिस दिन वोटिंग का समय होता है, जिस दिन वोट डाला जाता है, तो वोट डालने के लिए क्या होता है, जैसे हम आज अपने पोलिंग बूथ पर जाते हैं और जाकर पर्ची लेकर के लाइन में खड़े होते हैं, वहां जाकर के फिर हमें पीठासीन अधिकारी, इस तरह से जितने भी अधिकार बनते हैं वो सब हमें एक एक स्टेप बाय स्टेप आगे भेजते हैं और हमें जाकर के ईवीएम तक पहुंचना पड़ता है। ईवीएम पर जाकर के हमें अपने पसंदीदा जो कैंडिडेट है उसके सामने वाला एक नीला बटन होगा उसे दबाते हैं। लेकिन जो राष्ट्रपति का चुनाव है, राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा कुछ नहीं होता, उसकी प्रक्रिया अलग है। इसमें वोट डालने की जो प्रक्रिया है क्या है? देखिए, वोटर्स को चुनाव आयोग की ओर से एक विशेष पेन दी जाती है, एक विशेष पेन मिलेगा, वहीं से आपको पेन मिलता है और उसी पेन से उम्मीदवारों के आगे वोटर को नंबर लिखने होते हैं। क्या नंबर लिखने होते हैं? एक नंबर उसे सबसे पसंदीदा जो उम्मीदवार होगा उसके नाम के आगे डालना होता है। मान लीजिए बैलेट पेपर आपको मिलता है, वहां पर बैलेट पेपर मिलेगा और बैलेट पेपर मिलने पर इस तरह से आपके जो भी कैंडिडेट्स हैं, एक यहां पर है, एक ये है, एक ये है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। किसी को भी आपको पसंद है, मान लीजिए आप बी को पसंद करते हैं तो इसके आगे आप एक नंबर लिख दें। इस जिसको ज्यादा कम पसंद करते हैं उसके आगे 2 भी लिख सकते हैं। ये कंडीशन अप्लाई नहीं है, लिखना है नहीं लिखना है लिख सकते हैं। जिस नंबर की वोटिंग ज्यादा होगी, जिस नंबर की वोट काउंटिंग जो होगी वो ज्यादा होगी, वही चुनाव में जीत जाते हैं, वही जीत हासिल करते हैं। तो दूसरे पसंद वाले उम्मीदवार के आगे 2 लिखना होता है। इसमें कंडीशन है, अगर आयोग के द्वारा जो पेन दिया जाता है, एक विशेष पेन होता है, अगर आप इस पेन का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो वोट इनवैलिड हो जाता है।